बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। डॉलर, महंगाई, तमाम रिकॉर्ड टूट के रह गए। अगर हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है तो उसके लिए कोई और रोड मैप नहीं है। तमाम नज़रें IMF के मुआहिदे की तरफ है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी अलार्मिंग फिगर्स है। लेकिन एक चीज़ है जो इस सब बातों से ज़्यादा अलार्मिंग है, और ये सब शरह सूद। आपने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की अपनी ज़िंदगी के अंदर, और हम इस दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। 17% से बढ़ा के उसको मज़ीद 20% तक ले जाया गया है। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो सूद का पूरा निज़ाम है ना, ये निज़ाम बुनियादी तौर पर ये इसीलिए तरतीब दिया गया है कि गरीब आदमी के कपड़े उतार के अमीर आदमी के हाथ में पहना दिए जाएँ और उसको दे दिए जाएँ कि वो जो मर्ज़ी करता फिरे, उसके हाथ से चिथड़े तक न रहने दिए जाएँ। ये वाली सूरत हाल है। मैंने कई दफ़ा इसकी मिसाल दी है कि आलमी सूदी मालियाती निज़ाम हो या एक आम सूद खोर जो होता है, जो महाजन जिसको हम कहते हैं, या बनिया जिसको कहते थे, या को जू जिसके शाइलॉक की कहानी जो सुनाई जाती है पुरानी शेक्सपियर की, इन सारों के अंदर एक कदर मुश्तरक है। वो एक आदमी को सूद देते हैं और फिर उससे उसकी एक साथ लेते जाते हैं सूद पे रकम की, और उसको कहते हैं कि असल दर बेशक तुम अपने पास रखे रखो, हमें सूद की किस्तें देते रहो, और वो आराम से बैठ के खाते हैं। उस आदमी की अगर कोई जो दुकान है उसके अंदर से माल कम हो जाए या उसको नुकसान होने लगे तो दिल इनका बैठने लग जाता है, और ये उसको कहते हैं कि तुम कुछ और माल हमसे ले लो और उसके बाद तो अपनी दुकान में डालो और उसके साथ आगे हमें किस्त भी देते हो। क्योंकि वजह सारी ये होती है कि इनको असल दर से उतनी दिलचस्पी नहीं होती, जितनी दिलचस्पी इस बात पे होती है कि इस शख्स की दुकान चलती है ताकि हमें पैसा आता रहे। दूसरी चीज़, बीमार हो जाए उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका इलाज करवाते थे एक ज़माने के अंदर। भाई इसको जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दिवालिया होना या डिफ़ॉल्ट होना जो होता है ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके साथ वो नहीं मरता, वो बंदा जो कि जिसने पैसा दिया होता है वो भी मर जाता है। ऐसे ही दिवालिया होना एक बहुत ही खौफनाक चीज़ समझी जाती थी। आपको शायद याद होगा कि गवाही देने के लिए पाकिस्तान के अंदर, बल्कि बरसीर पाक व हिंद के अंदर, ये किसी बंदे को की ज़मानत देने के लिए जो शराइत होती थी उसमें ये होती थी आकलो बालिग हो, ठीक, और उसके बाद ये कुछ कमाता और दिवालिया ना हो। यानी एक दफ़ा उसने कभी दिवालिया अपने आपको डिफ़ॉल्ट ने डिक्लेयर किया, उसका पूरी ज़िंदगी के लिए भरोसा ख़त्म हो जाता था। इतना ज़ालिम सिस्टम है ये। अब पाकिस्तान का हाल जो है वो बुनियादी तौर पर यही है। देखें, पाकिस्तान से पहले भी अगर हम इस पूरे सिस्टम को देख लें तो ये आलमी जो मालियाती निज़ाम है 1945 के अंदर जो ब्रेटन वुड में आया है, जिससे IMF बना, जिससे वर्ल्ड बैंक बना, इससे कोई 25 साल पहले उन्होंने इंडिविजुअल कर्जा होता था ना, जब मैं आपको देता हूँ, आप मुझे देते हैं, सूद पे देते हैं, हम सूद पे लेते हैं, ये कर्जा था। उसके अलावा हुकूमतों पे कोई कर्जा नहीं होता था, कबीलों पे कर्जे होते थे। मसलन एक कबीला ऐसा है कि जिसकी आपस में लड़ाई हुई, और फिर होता ये था कि उन्होंने कहा कि अब तुम हार गए हो। अब सारी पंचायत बैठती थी तो कहते कि इस कबीला जो है, ये कबीला इतना तावान अदा करेगा, 2000 बकरियां देगा, कुछ जेवर देगा, कुछ, पूरा कबीला मिल के उस तावान का कर्ज उतारता था। पहली जंग अजीम जब ख़त्म हुई है तो इन्होंने जर्मनी से कहा कि हम तुम पर तावान जंग नाफज करते हैं। अब तावान जंग जिस वक्त उन्होंने नाफज किया तो उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो एक पूरी की पूरी कौम को मकरूज़ किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, ताकत के ज़ोर पे। तो उन्होंने उसको कहा कि अब तुम ये जो कर्जा अदा करोगे ये तुम जर्मन डचमार्क में नहीं करोगे, ये तुम फ्रेंच करेंसी में करोगे या तुम ब्रिटिश करेंसी में करोगे। जो आपकी अपनी करेंसी होती है ना जी, पेपर करेंसी जो भी चल रही होती है, जैसे उस करेंसी का मसला होता है कि वो आपकी अपनी होती है, आप छाप सकते हैं, उसके हिसाब से उसको अर्न कर सकते हैं सर। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे की करेंसी खरीदनी पड़े तो आपको उतना चावल बेचना पड़ता है, उतनी गंदम बेचनी पड़ती है, उतनी कोई और चीज़ बेचनी, तब जाके आप खरीदते हैं। ऐसे ही जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका पर कोई 19 ट्रिलियन 19,000 अरब डॉलर जो है वो उस पर कर्जा है, लेकिन अमेरिका के कर्जे की कोई हैसियत नहीं है उसके लिए, क्योंकि जब चाहेगा अपने ट्रेजरी बिल्स में कहेगा कि ज़्यादा छाप दो तो उसका कर्जा जो है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। वो खुद बढ़ाते रहते हैं क्योंकि बैंकों को फ़ायदा देना होता है। लेकिन मैंने अगर डॉलर्स में कर्जा है तो मुझे डॉलर ख़रीदना पड़ता है, मुझे छाप नहीं सकता हूँ। मुझे डॉलर ख़रीदने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खा वो मैं उस वहाँ जाकर रेमिटेंस से कमाऊँ, कुछ करूँ।
तो उन्होंने ये किया कि उस जर्मनी से कहा कि भाईजान आप ऐसा करें कि हमें हमारी करेंसी। अब वो बेचारे जो थे पूरी मेहनत करते थे, सब कुछ करते थे, चीज़ें बनाते थे, बना के लंदन भेजते थे, फ्रांस में भेजते थे, वहाँ से फ्रांस कुछ खरीदते थे कर चीज़ें, और कुछ अपना रुपये जो उनका करेंसी थी फ्रैंक थी मैं ख्याल, और या पाउंड खरीदते थे और वो उसकी कीमत अदा करते थे, किस्त अदा करते थे। इस दौरान हालत ये हो गई थी कि उनके यहाँ जो आज पाकिस्तान की हालत हो चुकी है तकरीबन आगे इस तरह हो जाएगी कि उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू आखिर डिवैल्यू होती गई, ख़राब होती गई, यहाँ तक कि डबल रोटी के लिए बाकायदा वो लोग मिसाल दी जाती थी कि घर से निकलते थे, गाड़ी के अंदर नोट रखते थे जर्मन करेंसी कि डबल रोटी लेने जाते हैं। जब वो बेकरी पे पहुंचते थे तो कहते थे कि डबल रोटी का रेट बढ़ गया है, वापस घर जाते थे और पैसे लेके आते थे। तो ये उन्होंने हालत का, इस हालत के अंदर उन्होंने कहा कि हम आपके कर्जा उतार देने को तैयार हैं अगर आप अपने बैंक हमारे हवाले कर दें। तो उन्होंने जर्मन बैंक जो है उस अपने पास रख लिया, और फिर हुआ ये कि उसको पूरे का पूरा उसकी जो एसेट्स थे वो ख़रीदने शुरू कर दिए। मतलब ये दुकान खरीदती, ये फलां खरीद लिया, ये मिल खरीद लिया, ये उनकी खेत खरीद लिया, ये सारा कुछ। पाकिस्तान भी इस, अब जब ये हो गया उन्होंने कहा अब ये मॉडल हो गया कामयाब। ज़ाहिर बात है हिटलर को उन्होंने कहा, अब उन्होंने हिटलर, उसके बाद हिटलर उठा, हिटलर ने कहा ये क्या बदमाशी है, और हिटलर वाज ए पॉपुलर लीडर, और उसने कहा कि हम तो कर्जा नहीं देंगे ऐसे कि तैसे, और हम इनको जीत के दिखाएंगे कि हम ये कर्जा जो है वापस। उसने फिर अपनी कौम को तैयार किया, उसने कहा सूद से निकलो, ये सूद की, और उसने कहा कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसके साथ खराबी जो हुई है वो ये हुई है कि इसके पीछे यहूदी हैं, और वाकई थे यहूदी। यानी बाल्फोर डिक्लेरेशन जो था वो यही था कि यहूदियों ने कहा था, हम लंदन में बैठ कर उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसके साथ, लॉर्ड जॉर्ज जो प्राइम मिनिस्टर था और बाल्फोर जो फायर मिनिस्टर था, कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमारा वहाँ पर जाके ना इसराइल बना देना, वहाँ पर उस जगह जो प्रॉमिस लैंड। तो उसने फिर यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा इन बदमाशी इनकी है, क्योंकि सारा सूद का सिस्टम तो इनका घूमता फिरता था। तो उसने फिर ये किया। तो फिर जब नॉर्मंडी फतह किया है उसने, मॉन्टगोमरी ने, तो उस दिन उनको अंदाज़ा हो गया कि अब दुनिया में कोई हिटलर जैसी ताकत नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। और उसने फिर अमेरिका ने कहा अब चुप हो जाओ। अब बरतानिया अपने इलाकों से फ़ौजें निकाले, फ्रांस अफ्रीका से फ़ौजें निकाले, बरतानिया इंडिया से निकाले, सब कुछ निकाले, एम्पायर्स ख़त्म, मुल्कों को दो आज़ादी, अब हम माशी तौर पर रूल करेंगे। तो IMF आया, वर्ल्ड बैंक आया, और उन्होंने फिर एक चीज़ ईजाद की कि एवरी कंट्री मस्ट हैव अ सेंट्रल बैंक और एवरी कंट्री मस्ट हैव अ नेशनल डेट। उससे फिर कौमी कर्जा शुरू हुआ। अब उस कौमी कर्जे के लिए हमारे जैसे जो लोग हैं इस मुल्क के साथ 40 साल के अंदर सबसे ज़्यादा ज्यादती हुई है। यानी आप सोचें कि 1958 में जो पहला IMF प्रोग्राम था वो तकरीबन $35,000 का था। आजकल एक डिफेंस में एक घर में एक आम आदमी के पास इतने पैसे मिल जाएंगे। उस वक्त इस मुल्क का IMF प्रोग्राम इतना था, वो भी हमने इस्तेमाल नहीं किया था। 60s में भी नहीं हुआ, 70s में भी नहीं हुआ, इवन भुट्टो के दौर में भी जो कुछ भी था, अगर से कि हमने एटॉमिक प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था। और आप सोचें कि आप उस वक्त 1970 तक आपकी हालत ये थी कि 71 की वो किताब जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर इंग्लैंड में पढ़ाई जाती है, ALBS की छपी हुई, उसके अंदर 2 ही केस दिए जाते थे डेवलपमेंट मॉडल के। इंडस्ट्रियल मॉडल पाकिस्तान, एग्रीकल्चरल मॉडल पाकिस्तान, डेवलपमेंट मॉडल जैसे हम कहते हैं ना कोरिया को देखो, जैसे हम कहते हैं ना मलेशिया को देखो, जैसे हम कहते हैं सिंगापुर को, वो कहते थे वो पाकिस्तान को देखो। तो उसके बाद उन्होंने कहा इसलिए तो बहुत तरक्की कर। तो फिर उन्होंने कहा एक ही तरीका है डेट ट्रैप, कि कैसे इसको डेट ट्रैप के अंदर लेके आते हैं। और फिर उसके बाद बेनज़ीर ने उनका सबसे पहले काम शुरू किया। बेनज़ीर ने $1-1.5 अरब रुपया फिर उसका करते 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 आप देखें कि तकरीबन 87% ऑफ द GDP और तकरीबन 120 अरब के करीब आप हो चुके हैं। अब एक तो आपका कर्जा है बाहर का, ये तो हो गया। दूसरा ट्रैप जो अभी IMF हम पे डालना चाह रही है वो ये है कि बैंक्स जो हैं उनका तुम सूद बढ़ा दो। आप देखें दुनिया पूरी में इस वक्त 0 के करीब सूद है। फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, नॉर्वे में, स्वीडन में 0.7, 1.1 क्यों? 2008 के बाद उन्होंने कहा अगर हमने सूद पे रकम देना शुरू की तो हम तबाह हो जाएंगे, हमारी मैशत ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, क्यों? ये जो बैंकर्स बैठे हुए हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, ये जो बैंकर्स हैं, इन बैंकर्स ने, इसमें होता यह है कि इन बैंकर्स से हम पैसा लेके खर्च करते हैं। ऐसे
हबीब बैंक हो, यूबीएल हो, कोई और बैंक हो, सारे जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनका सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने खरीदी हुई है। अब गवर्नमेंट के पास है, अब गवर्नमेंट 97% गवर्नमेंट करती क्या है, उस पर जो सूद है वो मैंने आपसे टैक्स लिया, उससे टैक्स लिया, सूद अदा करती। अब ये बैंक जो हैं ये नेशनलाइज करने का यही तुक था ताकि इस पूरे सूद के निज़ाम को और खड़ा किया। 1959 में इंडिया ने सारे बैंक नेशनलाइज कर लिए थे। 59 में आज तक उनका कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, लेकिन मनशे दी यारियां कितों खत्म हों, फलाड़े दी यारियां कितों खत्म हों। अब उनको ये 20% जो बढ़ेगा तो फायदा किसको होगा? जिसने हमें कर्जा दिया हुआ है। और कर्जा में किसने दिया हुआ है? मियां मनशा ने। कर्जा में किसने दिया हुआ है? वो जो अपना यूबीएल वाला। कर्जा में किसी हबीब ने, कर्जा में किसी इसने। इनको फायदा होगा और वो 20% वसूल कहाँ से किया जाएगा? मुझसे और आपसे। और पैसा किसका है? मेरा और आप जो उस बैंक ने रखा हुआ है। मेरा पैसा लेके कर्जा लिया, फिर मुझी से उसको उस पर सूद वसूल किया और फिर बैंक को दे दिया। ये बुनियादी तौर पर IMF पूरा डिज़ाइंड इसलिए हुआ है। तो अब हमें असल में इस सतह पे लाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान एग्जैक्टली वो सूरत हाल पे आ जाएं कि जब उनको जर्मनी को कहा गया था अब हमारे बैंक तुम हमें दे दो, हम इस मुल्क को चलाएंगे, तुम नहीं चला सकते हो, तुम्हारा कर्जा बहुत हो गया, अब जनाब रेलवे भी हम चलाएंगे, अब जनाब रेकोडेक भी हम चलाएंगे, अब जनाब बाकी चीज़ें भी, अब तुम निकलो। ये है असल मसला। 3 स्टेजेस होते हैं, मैं आखिरी बात करता हूँ, लंबी हो रही बात। 3 स्टेजेस होते हैं जो जॉन परकिंस ने कहा है कन्फेशंस ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन में, कि सबसे पहले हम जाके लोगों को कहते हैं कि बड़े बड़े कर्जे, मोटरवे बनाओ। मोटरवे की ज़रूरत नहीं होती। आज मैं कल अभी बहावलपुर से आया हूँ, आप सोचें कि पूरे उसके ऊपर जो 2 बड़े हैं ना, क्या कहते हैं, रेस्ट एरिया, उनके होटल नहीं चलते, इतनी कम होती है, लेकिन हमने कौम को $4 बिलियन का मकरूज़ कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं थी ऑरेंज ट्रेन की, हमने 3-3.5 बिलियन का नवाज शरीफ साहब दोनों प्रोजेक्ट्स में मकरूज़ कर। ये कर्जे देते हैं, जब इन पर कर्जा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उनको ये नहीं कहते तालीम के लिए कर्जा लो, हेल्थ के लिए कर्जा लो, इसलिए वहाँ से लोग तरक्की कर जाएंगे। इन कर्ज़ों से जब कर्जा बढ़ जाता है तो कहते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, हम उनको उनके यहाँ हॉक्स भेजते हैं। हॉक्स क्या करते हैं? वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा कर्जा, ये एयरपोर्ट हम मैनेज करेंगे, हमें दे दो, ये बंदरगाह हम मैनेज करेंगे, ये हमें दे दो, ये रेकोडेक की मैन हमें दे दो, ये बहुत बड़े खेत हमें दे दो, कारपेट फार्मिंग जो उन्होंने अफ्रीका में किया है कि अफ्रीका को गरीब तरीन कर दिया। आप अंदाजा करें दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना अफ्रीका में और गोल्ड स्टैंडर्ड अमेरिका के पास। फिर हम उसके बाद अगर कोई बंदा नहीं मानता तो हम उनको कत्ल कर देते हैं। वो कहता है 4 बंदे, परकन कहता है 4 बादशाह मेरे अपने सामने कत्ल हुए, जिनमें से एक निकरागुआ का था। उसकी बड़ी मिसाल देता है, इसमें एक सुकार्नो था, उसका इंडोनेशिया का था। फिर जब ये नहीं होते, जब कत्ल से भी नहीं मसला बनता, तो फिर हम एंटर कर देते हैं अपनी फोर्सेस, जैसे हमने सद्दाम के एंटर की थी, जैसे हमने अफगानिस्तान में एंटर की थी। तो ये हम उस ट्रैप में आ चुके हैं और इस ट्रैप से कोई निकलने का रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। वही मैं सोल्यूशन पूछने लगा था कि क्विकली अगर कोई नहीं, सोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, मैंने बाजार दवा का है। सोल्यूशन ये है कि जस्ट रिफ्यूज़। हाँ, जैसे एक्वाडोर ने रिफ्यूज़ किया, जैसे पैराग्वे ने रिफ्यूज़ किया, जैसे ब्राज़ील ने नहीं देते, जाओ। आसान नहीं है पाकिस्तान की एटॉमिक कंट्री के ऊपर हमला करना, बहुत मुश्किल काम। ठीक है, मेक सेंस। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी आज, मैं खामोशी से सुना है, मैंने इतना कुछ सीखने को मिला है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ये जो सूद का निज़ाम है ये खा जाता है आपको। इस्लाम के हिसाब से भी देख लें कि देयर इज़ अ रीज़न कि अल्लाह ने, उसके रसूल ने मना किया, सख्ती से मना किया, तो हम तो उसके अंदर दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। तो फिर जाके क्या ही पीछे रह जाता है निज़ाम। मना कर दो और बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।